हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होगा ह्यूमन ज्योग्राफी का, मानव भूगोल का, कौन सा पेपर होगा? ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पेपर होगा मानव भूगोल का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे सारे आपको करवाने हुआ। एक तरीके से वन शॉट क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? वन शॉट क्लास होने वाली है, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का रिवीजन देखने को मिलेगा। बस आप वीडियो को पूरा देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। साथ के साथ आप सभी बच्चों को पता भाई, अपने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। मात्र 800 सब्सक्राइबर कम है। कितने सब्सक्राइबर? मात्र 800 सब्सक्राइबर कम है इस टारगेट को अचीव करने से पहले। तो आप भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो ताकि अपना टारगेट अचीव हो जाए। जो कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। खरीद लेना भाई। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा, किसका? जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इस पे क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। फिर ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर जाकर ज्योग्राफी सर्च कर लेना भाई। जैसे सर्च करोगे, ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। जाकर उसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति, क्षेत्र व उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न मैंने करवा रखा है, तो अपन अगले वाला प्रश्न पढ़ लेंगे भाई कि मानव पर्यावरण से संबंध की अवधारणा, निश्चयवाद, संभववाद तथा नव निश्चयवाद की व्याख्या के बारे में बताइए। तो आपको बताना है मानव पर्यावरण से संबंध की जो अवधारणाएं होती है, निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है और नव निश्चयवाद क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना। अच्छा प्रश्न है। मानव भूगोल में मानव की प्रकृति के बीच में कौन अधिक शक्तिशाली है? मतलब मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच में सबसे ज्यादा कौन शक्तिशाली है, इसके लेकर तीन विचारधाराएं उत्पन्न की गई। भाई ये एक विचारधारा चलकर आई कि भाई प्रकृति और मानव जब आपस में उनका जब टकराव हो तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है? क्या मानव ज्यादा शक्तिशाली है या फिर आपके सामने प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है? तो इसके लिए आपके सामने तीन अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं निकल कर आती हैं। पहली विचारधारा है निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म। क्या कहती है? इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति सर्वशक्तिशाली है। मतलब निश्चयवाद ये बात कहती है कि आपके सामने इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे शक्तिशाली अगर कोई चीज है तो वो क्या है भाई? प्रकृति। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति को सबसे ज्यादा शक्तिशाली वस्तु माना गया है। प्रकृति को सबसे शक्तिशाली, शक्तिमान माना गया है। और मनुष्य प्रकृति का दास है। और मनुष्य क्या होता है भाई? आपके सामने जो प्रकृति है उसका किसके रूप में है? उसके दास के रूप में है। मतलब वो उसका सेवक है। क्या है? मनुष्य जो प्रकृति है उसका सेवक है। क्या है? सेवक के रूप में बताया गया है। निश्चयवाद में एक आ गया कि भाई आपके सामने प्रकृति इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु है और जो मनुष्य होता है वो तो एक प्रकार से दास के रूप में काम करता है, एक प्रकार से उसको क्या है? सहायक है या सेवक के रूप में काम करता है। जलवायु और भू आकृति ही मनुष्य की जीवन शैली और सोच को निर्धारित करती है। क्या होता है? जलवायु कैसी जगह भाई, ये बात कुछ हद तक सही भी है। अगर आप राजस्थान में हो तो आपकी सोच, खान पान, रहन सहन और आपकी संस्कृति अलग होगी। कश्मीर की अलग है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है। तो ये बात ये कहती है कि जलवायु और जो भू आकृति है वही आपके सामने जो मनुष्य है उसको कैसी उसकी जीवन शैली होगी, कैसी उसकी सोच होगी, इन सब चीजों को क्या करती है? निर्धारित करने का काम करती है। तो जलवायु और जीवन शैली का या भू आकृति का काफी कुछ चीजें आपस में निर्भर करती हैं। और इस चीज के प्रमुख समर्थक कौन थे? रेट, जेल और सैंपल। दो आपके सामने वैज्ञानिक हुआ करते थे, रेट जेल और सैंपल है वो आपके सामने इस जो ये आपके सामने ये जो अवधारणा है इसके क्या हुआ करते थे? आपके सामने इसको मानने वाले व्यक्तित्व हुआ करते थे। अगले वाला है संभववाद। अगले वाला कौन सा है? संभववाद। संभववाद क्या कहता है? पॉसिबिलिज्म क्या कहता है? यह विचारधारा मानती है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। संभववाद मानता है कि भाई प्रकृति का मनुष्य बिल्कुल भी दास नहीं है। प्रकृति और मनुष्य आपस में दोनों क्या है? अलग अलग हैं। मनुष्य है वो प्रकृति के सेवक के रूप में नहीं है। प्रकृति केवल संभावनाएं प्रदान करती है। प्रकृति क्या करती है? मनुष्य को केवल संभावनाएं प्रदान करने का काम करती है। क्या करती है? मनुष्य को केवल संभावनाएं प्रदान करने का काम करती है। मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीक से उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। भाई प्रकृति क्या करती है? आपको संभावनाएं देगी, है ना? जैसे आपके सामने भाई कहीं मानसूनी जलवायु है ना, तो वहां पर फसल अच्छी हो सकती है।
लेकिन अब आपके सामने अगर आप अच्छे से देखो, इजराइल है ना, अरब देश है, वहां पर तो आपके सामने इतनी ज्यादा वो नहीं होती है, बरसात नहीं होती है, फिर भी मनुष्य ने अपने पीने के लिए जल और कृषि योग्य आपके सामने क्या है, जो अपना उत्पादन है वो करते हैं ना आपके सामने। तो कैसे कर पा रहे हैं? मनुष्य ने अपनी बुद्धि और तकनीक का उपयोग करके क्या करना सीख लिया भाई, आपके सामने इस जीवन में जीना सीख लिया, प्रकृति के विपरीत भी विपरीत परिस्थितियों में जीना सीख लिया है। तो संभववाद यही कहता है, मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीक से उपयोग करने के लिए भी क्या होता है, एक प्रकार से स्वतंत्र होता है। इस विचारधारा के जो जनक है वो विडाल डी ला ब्लास को मानते थे। जो आपके सामने विचारधारा, इसको कौन मानते थे? विडाल डी ला ब्लास को माना जाता था। किसको माना जाता था? विडाल डी ला ब्लास को माना जाता था आपके सामने इस विचारधारा के जनक। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में सिंचाई से खेती करना, इसका क्या उदाहरण है? जो रेगिस्तानी क्षेत्र हुआ करता था वहां पर क्या की जाती थी? सिंचाई से खेती की जाती थी। किस चीज से खेती की जाती थी? सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती थी। वही आपके सामने संभववाद का उदाहरण है। क्या है? वही आपके सामने जो संभववाद है उसके उदाहरण के रूप में प्रकट हो रहा है कि आपके सामने रेगिस्तान में आप क्या कर रहे हो? सिंचाई, आप सिंचाई कर करके धीरे धीरे खेती में प्रवर्तित किया जा रहा है। अपना शेखावाटी क्षेत्र देख लो भाई, मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है, लेकिन अपन सिंचाई के माध्यम से क्या कर रहे हैं भाई? खेती करते हैं। अगली वाली विचारधारा है नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म। इसे ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित किया था। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया था भाई? रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, कुछ देर के लिए रुको फिर आप जा सकते हो, इस प्रकार की विचारधारा है। यह मध्य मार्ग है। कैसा मार्ग है? मध्य मार्ग जो कहता है न तो प्रकृति पूरी तरीके से आवे, न ही आपके सामने मनुष्य। यह विचारधारा मिली जुली विचारधारा है। इसका यही मानना है, ना तो इस प्रकृति पर पूरी तरीके से मनुष्य हावी है, ना इस प्रकृति पर पूरी तरीके से आपके सामने क्या है, जो प्रकृति पूरी तरीके से हावी है। कोई सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ना तो प्रकृति पूरी तरीके से हावी हो सकती है, ना ही मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो सकता है। अच्छा पॉइंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नव निश्चयवाद यही कहता है आपके सामने कि यह मध्य मार्ग है। यहाँ पर दोनों को आपके सामने महत्व दिया गया है। प्रकृति का अपना महत्व बताया गया है और आपके सामने जो मनुष्य का अपना महत्व बताया गया है। मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए विकास कर सकता है। क्या कहा गया है? अगर मनुष्य प्रकृति के दिए गए अगर नियमों का पालन करता है तो क्या हो सकता है? उसका बहुत अच्छे से विकास हो सकता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है और हरी बत्ती जाने का। तो यही है भाई, अगर मनुष्य प्रकृति को अच्छे से उपयोग करेगा तो उसको वो फायदा देगी। अगर वो अच्छे से उपयोग नहीं करेगा, उसको गलत सलत तरीके से उपयोग करेगा तो उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो यही चीजें इसमें बातें कही गई है कि मनुष्य है वो आपको जो प्रकृति को संभल कर प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो प्रकृति है उसको संभल कर प्रयोग है वो करना चाहिए। चलिए, यूनिट नंबर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट पर्सन था। अगले वाला पर्सन है यूनिट नंबर सेकंड का, मानव प्रजाति को परिभाषित करते हुए ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए। क्या करना आपको? मानव प्रजातियों को परिभाषित करना तथा ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियां कितनी प्रकार की होती है उनका वर्गीकरण आपको करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। आप भी अच्छे से इसको करके चले जाना। मानव प्रजातियां, ह्यूमन रेस एक जैविक अवधारणा है। क्या है? मानव प्रजातियां एक प्रकार से क्या है? जैविक अवधारणा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? जैविक अवधारणा के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ये भी पॉइंट यह उन मनुष्य के समूह को दिखाता है जिनका समान शारीरिक लक्षण जैसे त्वचा का रंग, कद, शरीर की बनावट, नाक और आकार आनुवंशिक रूप से पाए जाते हैं। ह्यूमन क्या बताया जाता है भाई आपके सामने? मानव प्रजाति एक प्रकार से जैविक अवधारणा होती है। इसमें क्या होता है? मनुष्य का एक समूह है को दिखाया जाता है। मनुष्य का समूह कैसे भाई? आप एक जगह पे रहते हो, जैसे एशिया में रहने वाले लगभग लोग हैं, उन जैसे भारत में रहने वाले लोगों की बात करें उत्तर भारत में, तो शरीर के लक्षण कैसे? त्वचा का रंग भी लगभग एक जैसा देखने को मिलेगा, कद भी एक जैसा, शरीर की बनावट, नाक का आकार, ये सब चीजें कैसी देखने को मिलती है? एक निश्चित आकार में देखने को मिलती है। समझ में आ गया? तो इसी को क्या कहा जाता है? मानव जाति के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? मनुष्य के जो पूरा का पूरा समूह होता है और उसके शरीर के लक्षण किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। अगले वाला प्रश्न, ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण के हिसाब से
ग्रिप टेलर ने 1919 में अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत से, किस चीज से, प्रवास कटिबंध सिद्धांत से माइग्रेशन जोन थ्योरी के आधार पर विश्व के प्रजातियों को उनकी कपाल सूचांक, कैप्लिक इंडेक्स और बालों की बनावट के आधार पर 7 प्रमुख भागों में बांटा था। अब ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया भाई, कोई भी इंसान है ना, उसका सर कैसा है, कपाल मतलब क्या था, आपके सर का जो आकार होता है ना, उसके आधार पे, माइग्रेशन जोन थ्योरी के आधार पे, और विश्व के आपके सामने कपाल सूचनांक और बालों की बनावट कैसा, उसका जो कपाल है, सिर की बनावट कैसी है और बालों की बनावट कैसी है, उस आधार पे मनुष्य को कितने भागों में बांट दिया भाई इन्होंने, ग्रिफिथ टेलर ने 7 भागों में। अच्छे से समझना, कितने भागों में बांटा है, 7 भागों में बांटा गया है। ये जो ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत है, ये मनुष्य की अलग अलग जो प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं उनके वर्गीकरण से संबंधित है। तो अगर आपके सामने प्रश्न आए तो आप अच्छे से कर लोगे ना कि ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत किससे संबंधित है, मानव प्रजातियों के, मानव प्रजाति के जो अलग अलग प्रकार का जो आपके सामने शारीरिक वर्गीकरण होता है उसके आधार पर देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला है निग्रिटो। निग्रिटो क्या होता है, इनका सिर सबसे छोटा, सूचनांक 70 से कम होता है। निग्रिटो वो होते हैं जिनका सर सबसे छोटा होता है। क्या होता है, आपके सामने बिल्कुल छोटा सा सर देखने को मिलता है। सूचकांक में इन्होंने नंबर दिए थे, उसमें से इनका 70 से आपके सामने ज्यादा का सूचकांक देखने को मिलेगा। मैंने कम बता दिया, लेकिन ये ज्यादा का सूचकांक देखने को मिलता है। ये सबसे पुरानी प्रजाति है। निग्रिटो क्या है, अब मनुष्य प्रजाति की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक प्रजातियां हैं। समझ में आ गया, सबसे पुरानी प्रजातियां। ये अब महाद्वीप के किनारे घनों जंगलों में पाई जाती है। कहां पर रहती है भाई, आपके सामने जो महाद्वीप होते हैं उनके किनारों पे, तटीय किनारों पर पाई जाती हैं। जो अलग अलग प्रकार के जो महाद्वीप होते हैं, छोटे छोटे द्वीप होते हैं, उनके किनारों पर आपके सामने ये प्रजातियां पाई जाती हैं, या कोई अलग अलग प्रकार के घने जंगलों में। कहां पर, अलग अलग प्रकार के, क्या तो घने जंगलों में पाए जाएंगे आपके सामने, या फिर आपके सामने कोई महाद्वीप है उसके किनारों पर ये प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे अंडमान निकोबार में या फिलीपींस जैसी जो जगह होती है वहीं पर आपके सामने निग्रेटो प्रजातियां पाई जाती है। कौन सी, जो निग्रेटो प्रजातियां कहां पर पाई जाती हैं, आपके सामने क्या तो जो महाद्वीप होते हैं वहां क्या तो घने जंगलों में पाई जाएंगी, अंडमान निकोबार या फिलीपींस जैसी जो घने जंगल, या फिर आपके सामने महाद्वीप के किनारों पर पाई जाती हैं। अगले वाला होता है निग्रो। निग्रो क्या होता है, इनका सिर लंबा और बाल घुंघराले होते हैं, और इनका मुख्य निवास का होता है अफ्रीका में होता है। निग्रो क्या होता है भाई, आपके सामने जिनका सिर लंबा होगा, थोड़ा लंबे लंबे सिर, मतलब इनका शरीर मजबूत होगा, लंबे सिर देखने को मिलेंगे, और बाल कैसे दिखने को मिलते हैं, घुंघराले बाल देखने को मिलते हैं। इस टाइप का बाल होंगे इनके, है ना। अफ्रीका वालों के आपने देखे होंगे कैसे, तो लंबा चौड़ा तो उनका सिर होता है, मत्था अच्छा चौड़ा होता है, और आपके सामने बाल भी उनके घुंघराले देखने को मिलते हैं। और ये मुख्य निवासी इनके कहां पर देखने को मिलते हैं, अफ्रीका में। कहां होते हैं इनके मुख्य निवासी, अफ्रीका में इनके मुख्य निवासी देखने को मिलते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलियाड। ऑस्ट्रेलियाड में क्या होता है, आपके सामने लंबा सिर, लहरेदार बाल, मतलब सिल्की बाल देखने को मिलेंगे। लहरदार बाल कैसे होते हैं, जो सिल्की बाल होते हैं, लंबा लंबा सिर, मतलब मजबूत कदकाठी तो देखने को मिलेगी, बाल भी लहरेदार देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और मध्य भारत में देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। मजबूत कदकाठी वाले व्यक्ति होते हैं, लंबा सिर होता है और लहरदार बाल होते हैं। कैसे बाल होते हैं, लहरदार बाल देखने को मिलते हैं, एकदम बाल है वो लहरदार होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और मध्य भारत के अंदर ये ऑस्ट्रोइड है वो देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं, जो ऑस्ट्रोइड होते हैं वो आपके सामने लंबा सिर और लहरदार बाल की वजह से ऑस्ट्रेलिया और आपके सामने मध्य भारत में देखने को मिलते हैं। चलिए अगले वालों की बात करें, आपके सामने भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन, मध्यम सिर और अंडाकार चेहरा देखने को मिलता है। कैसा होता है इनका सर, होता है ना वो मध्यम आकृति का होता है। कैसा होता है, मध्यम आकृति का सर देखने को मिलता है। सिर होता है वो मध्यम आकृति का होता है और अंडाकार चेहरा होता है। समझ में आ गया। ये यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। मतलब ठीक ठाक शरीर देखने को मिलेगा, ना तो ज्यादा बड़ा शरीर होगा ना कम होगा, ठीक ठाक शरीर होगा, मध्यम दर्जे का सर देखने को मिलेगा और अंडाकार चेहरा होगा। कैसा चेहरा होगा, अंडाकार चेहरा देखने को मिलता है। और ये यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके सामने यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में ये सब लोग देखने को मिलते हैं। नोकोर्डिक, मध्यम सिर और लंबा कद। कैसे लोग होते हैं भाई, नोकोर्डिक कैसे लोग होते हैं, नोकोर्डिक ऐसे लोग होते हैं जिनका सर कैसे होता है, मध्यम आकृति का सर होता है। कैसा सर होता है, मध्यम आकृति का सर होता है एकदम।
समझ में आ गया। उत्तरी यूरोप के निवासी होते हैं। नोर्डिक आपके सामने कहाँ के निवासी होते हैं? उत्तरी यूरोप होता है, वहां के आपके सामने निवासी देखने को मिलते हैं नोर्डिक। कहाँ के निवासी होते हैं आपके सामने? यूरोप के निवासी होते हैं। कहाँ के? यूरोप के निवासी होते हैं। मध्यम सिर होता है और लंबा कद इनका देखने को मिलता है, ऊंचा कद देखने को मिलता है। अगले वाले होते हैं अल्पाइन। अल्पाइन कौन होते हैं भाई आपके सामने? इनका सर चौड़ा होता है। अल्पाइन वालों का क्या होगा? सर चौड़ा होता है। मध्य यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। अल्पाइन कहाँ पाए जाते हैं आपके सामने? इनका सर चौड़ा होगा, इस वजह से मध्य यूरोप में, कौन से यूरोप में? मध्य यूरोप में देखने को मिलते हैं। मध्य यूरोप में देखने को मिलेंगे आपके सामने, और एशिया में भी देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो इनका सर अच्छा चौड़ा मिलेगा। मध्य यूरोप और आपके सामने एशिया के अंदर ये देखने को मिलते हैं अल्पाइन प्रजाति के लोग। कौन सी प्रजाति के लोग? अल्पाइन जो प्रजाति होती है उनके लोग आपके सामने कहां पर देखने को मिलते हैं? आपके सामने जो मध्य यूरोप और एशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आएगा। मध्य यूरोप और आपके सामने एशिया के अंदर, समझ में आ गया? मध्य यूरोप या एशिया के अंदर ये लोग देखने को मिलते हैं। अगले वाले होते हैं मैग्लोइड्स। इनका सर चौड़ा होता है, सूचनांक 85 से ज्यादा होता है, और ये सबसे नवीन प्रजाति और मध्य और पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मोंगलोइड्स क्या होते हैं? इनका सर सबसे चौड़ा होगा, मतलब इनका सर की बात करें तो सबसे चौड़ा आकृति का इनका सर देखने को मिलता है। सूचनांक इनका 85 से कम होगा। कितना कम होगा? 85 से कम सूचनांक देखने को मिलता है, और सबसे नवीन प्रजाति है। आज के समय की सबसे जो मनुष्य की जो प्रजातियां हैं उसमें से सबसे नई प्रजाति है मोंगलोइड, जिनका आपके सामने कहां पर पाई जाती है? मध्य और पूर्वी एशिया में। कब कहां पाई जाती है? मध्य और आपके सामने पूर्वी एशिया के अंदर आपके सामने इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। कहां पर? मध्य और पूर्वी एशिया के अंदर आपके सामने ये प्रजाति होती है, मोंगलाइड प्रजाति के लोग वो पाए जाते हैं। चलिए भाई अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने। जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का वर्णन कीजिए तथा जनसंख्या की प्रमुख जनसंख्या विश्व की प्रमुख जनसंख्या समस्याओं के बारे में विवेचना कीजिए। जनसंख्या संसाधन प्रदेश क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, और विश्व की प्रमुख जनसंख्याओं से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इन प्रश्नों को कर लेना है भाई आपको। पहला प्रश्न है, जनसंख्या के संसाधन प्रदेश कौन से होते हैं? एडवर्ड एकरमैन ने विश्व को जनसंख्या और संसाधनों के अंतर संबंध के आधार पर विभिन्न प्रदेशों में बांटा है। क्या क्या? एडवर्ड एकरमैन एक व्यक्ति तो करते थे, उन्होंने क्या किया? विश्व को अलग अलग जनसंख्या और वहां पर आपके सामने किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, समझ में आ गया? अलग अलग प्रकार के जो जनसंख्या के क्षेत्र होते हैं वहां पर अलग अलग प्रकार के आपके सामने क्या संसाधन देखने को मिलते हैं। तो आपके सामने इन्होंने एडवर्ड एकरमैन ने क्या किया? आपके सामने विश्व को जनसंख्या और वहां पर पाए जाने वाले संसाधनों के आधार पे क्या अलग अलग भागों में बांट दिया है। क्या कर दिया? उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है एडवर्ड एकरमैन के द्वारा। पहले वाला इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके प्रकार। कौन सा आपके सामने? अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जहां संसाधन बहुत और जनसंख्या भी अनुकूलतम है। ऐसी जगह जहां पर आपके सामने बहुत प्रचुर मात्रा में तो क्या देखने को मिलते हैं? संसाधन अच्छी खासी मात्रा में, खूब आपके सामने तेल देखने को मिलता है, पानी की उपयुक्त मात्रा है, अन्य को जरूरत के हिसाब से खनिज चाहिए वो भी आपके सामने अच्छी खासी मात्रा में है। तो मतलब संसाधनों की उपलब्धता तो आसानी से देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? संसाधनों की उपलब्धता तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और जनसंख्या भी कैसी है? अनुकूल, ना तो ज्यादा है ना आपके सामने कम है। जितनी जनसंख्या की जरूरत है उतने लोग आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एकदम अनुकूल जनसंख्या भी देखने को मिलती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा जगह है जहां पर आपके सामने संसाधन भी अच्छी खासी मात्रा में है और जनसंख्या भी आपके सामने ठीक ठाक मात्रा में है। संसाधनों का उपयोग भी कर सकते हैं आपके सामने, और जोर से ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट भी नहीं करते हैं। इसका उदाहरण है कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। कहां पर? यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अगले वाला भाग है यूरोपीय प्रकार। यहाँ पर संसाधन सीमित हैं लेकिन तकनीकी विकास के कारण उच्च जीवन स्तर है। क्या हो गया आपके सामने? यूरोप एक ऐसी जगह है जहां पर संसाधनों की कमी है, ज्यादा मात्रा में संसाधन नहीं है। आपके सामने यूरोपीय लोग, चाहे अंग्रेज हो गए, पुर्तगाली हो गए, फ्रांसीसी लोगों ने दूसरे देशों पर राज क्यों किया? क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद इनके पास क्या नहीं थे? कच्चा माल नहीं था। तो कच्चे माल के लिए खोज के लिए अफ्रीका, एशिया जैसे जगहों पर घूमे, लेकिन इनके पास आधुनिक तकनीक थी।
क्या थी? आधुनिक तकनीक और हाई क्वालिटी का इनके पास स्टैंडर्ड लाइफ था, इनको साइंस का नॉलेज था। इस वजह से इन्होंने क्या किया, जो अन्य देश कम पढ़े लिखे यहाँ पर जाके लोगों को आपके सामने उतने विकसित देश नहीं थे, उन लोगों पर इन्होंने क्या किया, राज किया और वहां के संसाधनों को उपयोग करके खुद को शक्तिशाली बनाने का काम किया। तो यूरोपीय प्रकार वहां पे लोग होते हैं जहां पर संसाधन तो सीमित होते हैं, लेकिन तकनीकी विकास के कारण अपने जीवन को उच्च स्तर पे जीते हैं। इसको कौन सा होता है? ये पश्चिमी यूरोप। समझ में आ गया? जो यूरोप है ना आपके सामने, वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको अपन बोलते हैं, उसकी यहां पर बात हो रही है। अगले वाला पॉइंट है मिस्र या चीनी प्रकार, जहां जनसंख्या बहुत अधिक है और तकनीकी विकास धीमा होने के कारण संसाधनों पर भारी दबाव है। क्या आपके सामने मिस्र और चीनी प्रकार? वे चीन तो अभी इस दौर से बाहर निकल गया है, जनसंख्या भी उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो अब तकनीक अधिक होने के कारण आपके सामने क्या कर रहे हैं, संसाधनों का भी सीमित उपयोग कर रहे हैं। लेकिन भारत और मिस्र जैसे देश आपके सामने, उनमें अभी भी यही समस्या देखने को मिलती है। यहाँ जनसंख्या बहुत है, जरूरत से ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है और तकनीक का विकास भी धीमा है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का कम। क्यों? टेक्नोलॉजी होती है ना, तब आप कोई भी कम आपके लोगों से कम जनसंख्या में भी अधिक काम करवा सकते हो। तो यही देखने को मिल रहा है मिस्र और आपके सामने जो चीनी प्रकार बोला जाता है, जहां पर जनसंख्या अधिक होती है और तकनीकी विकास उतना नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तकनीक का विकास उतना ज्यादा नहीं होता है। इस वजह से क्या है, जो संसाधन है उनका भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ब्राजीलीय प्रकार, या संसाधन बहुत है लेकिन अभी भी अति दोहन तकनीक अभाव के कारण बहुत, लेकिन दोहन तकनीकी अभाव के कारण कम हुआ है। क्या हुआ है? ब्राजील जैसी जगह है दक्षिणी अमेरिका में, आपके सामने ऐसे देश हैं भाई, ब्राजील में आपको पता, आप पूरी अमेजोन रिवर निकलती है, तो यहाँ पर क्या संसाधन बहुत अधिक है। क्या है? अलग अलग प्रकार के जो संसाधन है, जो अलग अलग प्रकार के जो संसाधन है वो बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे तकनीक ने भी आना शुरू कर दिया है, जिससे क्या होता है, आपके सामने दोहन है वो अभी भी कम हो रहा है। दोहन धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके सामने कम हो रहा है। अब बढ़ती हुई जनसंख्या का आपके सामने क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं, इनकी बात करें। विश्व में जनसंख्या की वजह से होने वाली समस्याओं की बात करें तो पहला है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर बढ़ता दबाव और भूखमरी की समस्या होना। क्या हो रहा है? जैसे जैसे आपके सामने जनसंख्या बढ़ती चली जाती है तो संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। क्या होता है? जो संसाधन होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो संसाधन होते हैं, उन पर भारी दबाव पड़ता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, आपके सामने संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? वे पहले घर में आप 4 व्यक्ति थे, समझ में आ गया, आपका 10 लीटर पानी से काम चल जाता था। अब आप घर में आपके सामने भाई 6 व्यक्ति हो गए, तो अब आपको उदाहरण के लिए कम से कम 15 लीटर पानी यूज करना पड़ रहा है। तो क्या हो गया? जनसंख्या बढ़ी तो संसाधन की जरूरतें वो भी बढ़ती चली जाती हैं और भूख मार अभी भी दुनिया की आपके सामने 20 से 25% जनसंख्या ऐसी है जो भूखमरी का शिकार है। असमान वेतन, कुछ क्षेत्रों में बहुत अत्यधिक भीड़, जैसे दक्षिण एशिया और कुछ में वीरान होना। आज के समय क्या देखने को मिल रहा है? कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत भारी मात्रा में जनसंख्या है। क्या है? बहुत भारी मात्रा में जनसंख्या देखने को मिलती है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या की बहुत अधिक कमी दिखाई पड़ती है। आप जापान देख लो, वहां की जनसंख्या लगातार बूढ़ी होती जा रही है और बाहर जैसे देशों में क्या है, बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या देखने को मिलती है दक्षिणी एशिया क्षेत्र में। दक्षिणी एशिया क्षेत्र हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, आपके सामने पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में बहुत अधिक भीड़ है वो देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है जनसंख्या का बूढ़ा होना। विकसित देश जैसे जापान, इटली में कार्यशील जनसंख्या का कम होना। क्या हो रहा है? जनसंख्या का बूढ़ा होना, धीरे धीरे जो जनसंख्या वो आपके सामने क्या होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है ना। जैसे जापान, इटली जैसे जो देश होते हैं, उनकी क्या है, जनसंख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, आपके सामने कम होती जा रही है। क्या हो रहा है? जापान और इटली जैसे देश हैं, जापान और इटली जैसे देश हैं आपके सामने, उनकी क्या हो रही है, जनसंख्या वो धीरे धीरे आपके सामने कम होती जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, अच्छा पॉइंट है आपके सामने कि जापान, क्यों? क्योंकि भाई उनपे जनसंख्या बढ़ावे पे वो जोर ही नहीं देते हैं। नगरीकरण, शहरों पर बढ़ता हुआ दबाव और झुग्गी झोपड़ियों का समस्या। धीरे धीरे लोग क्या करें भाई, अपना जो खुद को शहरों की तरफ खुद को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, लोग शहरों की तरफ अपना प्रवास करते चले जा रहे हैं। इस वजह से शहरों की, आपके शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है और झुग्गी झोपड़ियों की भी समस्या बढ़ती जा रही है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ये भी क्या आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये थे आपके सामने कुल जमा आपका जो प्रश्न है, जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का वर्णन कीजिए, विश्व की प्रमुख जनसंख्या समस्याओं के बारे में बताइए। इसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया।
अगले वाला प्रश्न आपके सामने, अधिवास की स्थल अवस्थिति को स्पष्ट कीजिए, ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्या बताना है, जो अधिवास होते हैं उनके स्थल और स्थिति कैसे होती है उसके बारे में बताना है, और ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के बारे में बताना है। क्या बताना है, जो अधिवास होते हैं उनके स्थल कैसे होते हैं और उनकी स्थिति कैसे होती है उसके बारे में स्पष्ट करना है, और ग्रामीण अधिवासों के कितने प्रकार होते हैं। क्या होता है, ग्रामीण अधिवासों के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मानव बस्ती में बसने के लिए दो भौगोलिक कारक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप कहीं भी कोई भी मानव बस्ती में बसना चाहते हो तो दो भौगोलिक कारक आपके पास होने बहुत जरूरी है। क्या है, दो मुख्य चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्या, स्थल और स्थिति। समझ में आ गया। कहीं पर भी आप बसना चाहते हो जीवन में तो दो चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, एक तो कैसा जगह कैसी है और आपकी जीवन में स्थिति कैसी है वहां रहने पर। पहला है, इसका तात्पर्य होता है वास्तविक भूमि से जिस पर बस्तियां बसी होती हैं। इसके कारण क्या होता है, स्थानीय भौतिक गुण जैसे मिट्टी, जल की उपलब्धता, ढलान और ऊंचाई शामिल होती है। क्या होता है, आपके सामने साइड कार्ड क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है उस वास्तविक भूमि से जिस पर आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो बस्तियां होती है वो बसी होती है। मतलब आपका घर कहां पर बना हुआ है। स्थल का अर्थ होता है कि आपका घर कहां पर बना हुआ है, उसको स्थल के नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य यही वास्तविक भूमि से है जहां पर आपके सामने जो अनेकों प्रकार की जो बस्तियां वो बसी रहती हैं। इसमें स्थानीय गुण जैसे मिट्टी, जल की उपलब्धता, ढलान और ऊंचाई वाले जो सारे की सारी चीजें वो इसमें शामिल होते हैं। समझ में आ गया। उदाहरण के लिए नदी का ऊंचा तट सबसे अच्छा स्थल होता है। अगर आप ढलान वाले क्षेत्र में रहोगे तो कभी बाढ़ की समस्या आएगी, कभी पानी आपके सामने का फैलाव देखने को मिलेगा। अगर आप नदी के किनारे रह रहे हो तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहो। ढलान वाले क्षेत्र में रहोगे जहां पर नदी का ढलान वाला क्षेत्र है वहां पे क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा और बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इस वजह से अगर आप कहीं भी क्षेत्र पर रहते हो तो आपको ऊंचाई वाले क्षेत्र पर रहना जरूरी है। स्थिति का अर्थ है किसी बस्ती के उसके आसपास के क्षेत्रों, मार्गों व अन्य बस्तियों की सापेक्ष स्थिति। स्थिति का क्या अर्थ होता है, कोई भी बस्ती होती है उसके आसपास का क्षेत्र कैसा है। मतलब कोई भी आपके सामने कोई भी बस्ती है उसकी जो आसपास का क्षेत्र कैसा है, मार्ग कैसे हैं और अन्य बस्तियों के सापेक्ष उसकी स्थिति कैसी है। ये भी अच्छा पॉइंट है भाई। कैसा पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके कहीं पर भी रह रहे हो तो उसके आसपास का क्षेत्र कैसा है, मार्ग कैसे हैं और अन्य बस्तियां हैं उनकी स्थिति कैसे होती है, इनके आधार पर अपन को क्या है, जो अन्य बस्तियां उसकी स्थितियों के बारे में पता चलता है। यह बस्ती के आर्थिक संपर्क व कनेक्टिविटी को दिखाता है कि आप जहां पर रह रहे हो। जैसे आप शहरों में रहोगे तो आपको पास में स्कूल मिल जाएगी, पास में आपके सामने हॉस्पिटल मिल जाएंगे, पास में आपको स्टेशन मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड मिल जाएगा। तो इसको कनेक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, सिचुएशन के नाम से। भाई आप कहां पर रह रहे हो, उसके आसपास क्या आपको आधुनिक जो चीजें की जरूरत होती है मनुष्य को जीवन जीने के लिए, क्या वो सब चीजें है भी या नहीं भी है, उसके बारे में आपको सिचुएशन में पता चलता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। मकानों के बीच की दूरी के आधार पर इन्हें चार भागों में बांटा गया। क्या होते हैं ग्रामीण अधिवास, क्या होते हैं ग्रामीण अधिवास उसके बारे में बताना है। टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट के बारे में बताना है। मकानों के बीच की दूरी के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, चार भागों में। पहला है सघन व गुच्छित अधिवास, क्लस्टर्ड। इसमें घर एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे घर देखने को मिलते हैं, जो थोड़ा शहर टाइप के घर होते हैं ना, वहां पर पास पास आपके सामने घर देखने को मिलते हैं जिनके घर आपके सामने एक छत से दूसरी छत है वो आपस में अटैच होती है। उसको सघन या गुच्छित अधिवास के नाम से जाना जाता है। क्लस्टर्ड हाउस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, क्लस्टर्ड हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पर घर क्या रहते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। क्या होता है, घर होते हैं वो बहुत एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, उनको सघन या गुच्छित अधिवास के नाम से जाना जाता है। ये उपजाऊ मैदानों की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं, जो उपजाऊ मैदान होते हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना। अर्धगुच्छित सेमी क्लस्टर्ड, जब किसी बड़े गांव से अलग होकर कुछ लोग थोड़ी दूरी पर बस जाते हैं। अर्धगुच्छित क्या होता है, आपके सामने डाणी सुना होगा ना आपके सामने। कुछ लोग क्या करते हैं, आपके सामने खेती वाली जमीन हो गया या आपके सामने जो गुच्छे में रह रहे लोग वहां से अपना घर छोड़कर थोड़े विरल जगह पे आपके सामने जाकर बस जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अर्धगुच्छित या सेमी क्लस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। भीड़ भाड़ को त्याग कर लोगों ने क्या कर दिया, आपके सामने एक अलग जगह पर जाकर रहना शुरू कर दिया, अलग डाणी बना दी। अगले वाला आता है पलिकृत अधिवास, हेमलेट।
जब एक बस्ती में छोटे छोटे इकाई में बढ़ जाती है, क्या होती है, जब एक बस्ती होती है, जब एक छोटी सी बस्ती होती है वो छोटे छोटे इकाइयों में बढ़ जाती है, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, हेमलेट या पलीकर्त के नाम से। पाना, पारा व नगला, मतलब एक छोटी सी बस्ती को भी अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है आपके सामने, उसी को पलीकर्त के नाम से जाना जाता है। अगला है एकाकी व परीक्षित अधिवास। क्या होता है, डिप्रेस्ड क्या होते हैं, जब घर दूर दूर खेतों में बीच में होते हैं तो ये पर्वतीय प्रदेशों में मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब बहुत दूर दूर घर है भाई आपके सामने। जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर अगर आप जाओगे तो इस प्रकार की आपके सामने बस्तियां देखने को मिलती हैं, जिनको एकाकी या परीक्षित के नाम से जाना जाता है। क्या होता है आपके सामने, घर है वो बहुत दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, घर बहुत बहुत दूर दूर देखने को मिलते हैं, और ये मुख्यतः पर्वतीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश में ऐसा देखने को मिलता है। तो बच्चों ये था ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।